हाँ जी बच्चों, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा था। हाँ जी बोलो। बस चलो एक बार फटाफट फिर से रिवाइज कर लेंगे। मेंडल ने क्या क्या दिया था हमें। मेंडल वॉज फर्स्ट जेनेटिसिस्ट, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फास्ट करेंगे। फाउंडेशन ऑफ इनहेरिटेंस रखी थी मेंडल ने कब? मिड 19th सेंचुरी। बच्चों ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, मिड 19th सेंचुरी में फाउंडेशन रखी थी। और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या था? 1856 टू 1863। देन मतलब कितने ईयर्स काम किया उसने? 7 ईयर्स तक काम किया था उसने, मतलब ये 7 ईयर्स। इसकी तुम्हारी एनसीईआरटी में दी नहीं हुई हिस्ट्री, बट मैंने करवाई थी, देख लेना एक बार, वो भी हेल्पफुल ही है। देन ये वर्क कब पब्लिश हुआ था? 1866 में। एंड उसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये पूरा नाम ध्यान रखना। वर्कड ऑन गार्डन पी, नॉट ऑन स्वीट पी। ये बहुत आता है क्वेश्चन इस तरह से भी। नॉट ऑन स्वीट पी। गार्डन पी का क्या नाम है? पाइसम सेटाइवम। एंड ही वॉज ऑस्ट्रियन मॉन्क। ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। हिज वर्क remained unrecognized until 1900 and his work was rediscovered in 1900। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट बता दूं मैं, जो 3 साइंटिस्ट ने काम किया था ना बच्चों, अभी अभी बात की तुमने कौन कौन से? डीवरीज, कॉरेंस, शेरमार्क। ठीक है, इन तीनों ने काम किया था। इसमें ये पॉइंट, ये वर्ड लिख लो बस, दे डिड इंडिपेंडेंटली ऑन मेंडल्स वर्क। टीम वर्क नहीं किया था उन्होंने, ये एनसीईआरटी का वर्ड है। They did independently on Mendel's work. They rediscovered independently. टीम वर्क नहीं था, सबने अपना अपना करके देखा, सबका रिजल्ट सेम निकला। वही यही है भाई, मेंडल तो यही है। फिर उन्होंने पब्लिश किया। कब किया था वो भी मैंने लिखवाया हुआ है आपको। कब किया उन्होंने? 1901 में, राइट। फिर उसके बाद हमने ये देखा था, इसको भी देख लेते हैं फास्ट, ये मैं भेज दूंगी तुम्हारे पास। रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। हाउ मेनी रीजंस? 3 रीजंस। फर्स्ट, लार्ज सैम्पलिंग साइज। उसने लार्ज सैम्पलिंग साइज लिया था, जिसकी वजह से उसके एक्सपेरिमेंट्स को क्रेडिबिलिटी मिली। देन ही अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी। मेंडल ने किया था, लेकिन और साइंटिस्ट को पसंद नहीं आई उसकी ये बात, भाई बायोलॉजी में भी मैथ्स कैसे? कंफर्म्ड हिज इंटरफेरेंसेस। इंटरफेरेंसेस मतलब वो रिजल्ट, वो आउटकम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशंस। सो इट वाज प्रूव्ड दैट हिज रूल्स वर जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। उसने क्या किया? कुछ प्लांट्स पे काम किया, फिर उनसे के जो बच्चे हुए, उनकी जो ऑफस्प्रिंग हुई, उनसे ये ऊपर भी काम किया, फिर उनकी जो ऑफस्प्रिंग हुई उन पे भी काम किया, फिर उनकी भी आगे हुई उन पे भी काम किया। अब इतना क्यों कर पाया? पहली बात तो इतने सारे बार 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 बार, क्योंकि इनका लाइफ साइकिल शॉर्ट था। एवरी ईयर वो कर सकता था, राइट। तो उसने काफ़ी टाइम तक ये किया, तो उसको रिजल्ट सब में सेम मिला। आगे देखेंगे ना हम एक्सपेरिमेंट, तो तुम्हें आइडिया लगेगा किस तरह के रिजल्ट हैं, क्या हैं, जो अब फाउंडेशन बन गए, सारी दुनिया पे अप्लाई हो रहे हैं, सारी जेनेटिक्स का एक प्रिंसिपल बन गए वो, और उनकी फाउंडेशन बन गए। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं वाई मेंडल्स वर्क वॉज अनरिकग्नाइज्ड फॉर सो मैनी ईयर्स and not appreciated by the other scientists so many years. There are 4 reasons. नोट कर सकते हो बच्चे, बाकी बाद में कर लेंगे। There are 4 reasons for it. अब ये तो बड़ा सिंपल रीजन है, जानते हो, communication was not easy at that time. अब तो फटाक से 1 सेकंड के अंदर अमेरिका में कुछ मैसेज करना हो कर सकते हो, वहाँ पर तब पता ही नहीं चला। Communication was not easy at that time. And और देखो, मेंडल्स कंटेम्परेरीज मतलब और दूसरे साइंटिस्ट, जैसे डार्विन भी था। तुम्हें पता है डार्विन नाम सुना है? क्या किया था डार्विन ने? एवोल्यूशन पे काम किया था। क्या थ्योरी दी थी? नेचुरल एवोल्यूशन, है ना, नेचुरल सिलेक्शन, राइट, है ना। तो डार्विन ने इतना काम किया, पूरी दुनिया भर में घूमा, सब किया उसने, पर उसको ये पता नहीं था
ये जेनेटिक्स, हेरिडिटी के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन इतना कुछ लिख भी दिया, वो कर दिया ना, उसको अवेयर नहीं था वो मेंडलिज्म के बारे में, बट मेंडल को आइडिया था, ठीक है, जबकि ये तो बेस बनाते हैं उन चीज़ों का। तो आज की डेट में नेचुरल थ्योरी और मेंडलिज्म को हम दोनों को साथ रख के पढ़ सकते हैं, राइट। तो मेंडल्स कंटेम्परेरीज डिड नॉट बिलीव दैट फैक्टर्स कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। जो फैक्टर बोला था ना, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है मेंडल के अकॉर्डिंग? फैक्टर्स, और यू कैन से गैमीट्स, राइट। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये दूसरे और साइंटिस्ट ने कहा इनका क्या रिलेशन, उसमें उन्होंने माना नहीं इस बात को, जो वेरिएशन भी हो रही है उसमें फैक्टर्स का क्या रोल हो सकता है, तो उन्होंने इसको बिलीव नहीं किया, मतलब स्वीकार नहीं किया। देन मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स। अब भैया तुम्हें ये तो पता, फैक्टर्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो था नहीं, वो तो हाइपोथेटिकल फैक्टर्स थे। आज की डेट में हम ज़रूर बोल सकते हैं कि जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि आज की डेट में हमें पता चल गया है, क्रोमोसोम आ चुके हैं, जीन्स पता लग गया, डीएनए पता लग गए, इसीलिए हम बोल देते हैं ना केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी जीन्स, या बोल देते हैं हम डीएनए। पर मेंडल ने कोई उसका प्रूफ नहीं दिया कि दिख रही है कोई चीज़, जस्ट उसने आइडिया लगाया कि ये फैक्टर्स हैं, कुछ ना कुछ पास ऑन हो रहा है, और वो फैक्टर्स जो पास ऑन हो रहे हैं ना, वो स्टेबल हैं, यूं के यूं पास ऑन हो रहे हैं, उसमें कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो वैसे ही पास हो रहे हैं। आगे एक्सपेरिमेंट से हमें और भी क्लियर होगा। देन अदर बायोलॉजिस्ट डिड नॉट अप्रूव ऑफ मेंडल यूजिंग मैथ्स इन बायोलॉजी। अब उसने मैथ्स को भी बायोलॉजी में यूज़ किया, तो साइंटिस्ट ने नहीं माना। ठीक है, समझ आ गई? तो ये रीज़न है, ऐसे एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिए हुए, बट मुझे लगा पता होना चाहिए आपको कि मेंडल ने जो किया उसके काम आगे क्यों नहीं लोगों ने माना। बाद में उन्हीं लोगों ने जिन्होंने नहीं माना रीडिस्कवर करके उसको हाईलाइट किया, फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी। राइट, क्लियर है बच्चों? अब तक किसी को कोई डाउट है? नहीं? चलो आगे चलेंगे, हम आगे देखते हैं। अब मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उन पे बात करेंगे, जो भी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स दिए, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पे बात करेंगे हम मेंडल की, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स ऑफ मेंडल। बच्चों ये वाला पोर्शन अब थोड़ा और ध्यान से पढ़ना। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स बाय मेंडल, जो भी टेक्निक्स दी थी उसने, तो इसमें सबसे पहले क्या ज़रूरी है हमें जानना, ये मैंने पहले बताया नहीं था, ये ठीक है। हाँ जी बच्चों, मेंडल ने क्या किया, एक तो मेंडल, मैं तुम्हें पहले यही बता दूं कि उसने बेसिस क्या बनाया, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं पहले ही बता देना चाह रही हूँ ये। He took 7 characters with 14 traits। अब यहाँ कैरेक्टर और ट्रेट्स का मीनिंग भी समझेंगे हम। विद 14 ट्रेट्स, ठीक है, ऑफ पी प्लांट। अब इसका क्या मतलब है ये देखेंगे बच्चों। जैसे हम ये देखते हैं, पहले कैरेक्टर और ट्रेट की बात करते हैं, व्हाट इज कैरेक्टर एंड ट्रेट, फिर आगे बढ़ेंगे हम। कैरेक्टर एंड ट्रेट क्या मीनिंग है इसका। कैरेक्टर मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेट, मान लिया हम बात करते हैं हाइट के, दिस इज कैरेक्टर, ठीक है, दिस इज कैरेक्टर हाइट। और इस हाइट के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं इसके। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं उनको हम बोल देते हैं ट्रेट्स, दीज आर कॉल्ड एज ट्रेट्स।
अब यहाँ पे तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, भला 2 की जरूरत क्या है? किस किस को लग रहा है अभी 2 की क्या जरूरत है? दो कंट्रास्टिंग ट्रेट का क्या मतलब है? टॉल टॉल भी हो सकते हैं, ड्वार्फ ड्वार्फ भी हो सकते हैं, टॉल ड्वार्फ भी हो सकते हैं। 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट का क्या मतलब है यहाँ पर? आज की डेट में कहना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, तो बच्चों समझ लो ये बात। अगर हम ह्यूमन बीइंग की ही बात ले लें, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। सबको पता है कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 नहीं बोलोगे अब कभी भी, तुम बोलोगे 23 पेयर्स, क्योंकि 46 का मतलब तो ये भी हो सकता है 1 2 3 4 23 24 25 26 27, ऐसे कभी काउंट थोड़ा करते हैं। कभी हम बोलते हैं 35th क्रोमोसोम, कभी सुना? कभी ये बोलते सुना 25th क्रोमोसोम, पेयर ऑफ 25th क्रोमोसोम, या 25th या 42nd क्रोमोसोम? नहीं ना, हम हमेशा यही बोलते हैं ना 22nd 21 क्रोमोसोम, पेयर ऑफ 21, राइट? तो इसमें देखो ऐसे पेयर में पड़े होते हैं। ये पेयर कैसे आए? एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, एक फादर से क्रोमोसोम आया है, एक मदर से क्रोमोसोम आया है, और इन दोनों के ये एक क्रोमोसोम को मैं बाहर निकाल लेती हूँ, एक सेट, मतलब एक सेट को, राइट? 1 क्रोमोसोम इज पैटर्नल, अनदर क्रोमोसोम इज मैटर्नल। ये बात क्लियर है आपको? तो हमेशा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर डबल होते हैं क्रोमोसोम, ये बात हमें अच्छे से समझनी होगी, ठीक है? डबल होते हैं क्रोमोसोम। तो इनमें क्या होगा, कोई मान लिया हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग में, अगर बात कर रहे हैं आई कलर के लिए, ठीक है? आई कलर का क्रोमोसोम यहाँ, मतलब यहाँ पे पड़ा हुआ है उसका जीन, यानी कि फैक्टर। मेंडल की भाषा में बोलेंगे तो इस क्रोमोसोम में इसका ये एक फैक्टर यानी जीन पड़ा हुआ है। तो दूसरे क्रोमोसोम पर भी सेम जगह पे पड़ा होगा, तभी वो डिसाइड करेंगे कि आई का कलर क्या आएगा, ठीक है? तो हमेशा कोई भी एक कैरेक्टर के लिए ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर आर 2 जीन्स फॉर डिसाइडिंग अ कैरेक्टर, ठीक है? 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट फॉर डिसाइडिंग अ कैरेक्टर। तो हर एक कैरेक्टर के लिए 2 ट्रेट होते ही होते हैं। ये बात समझ में आ गई? तभी आगे बढ़ेंगे। हर एक कैरेक्टर के लिए, अभी आगे और देखोगे तुम, 2 ट्रेट्स होते ही होते हैं, ठीक है? ट्रेट्स मतलब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ दिस कैरेक्टर, ठीक है? अब देखो मेंडल ने कैसे 7 कैरेक्टर्स लिए विद 14 ट्रेट्स, 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट लिख देती हूं मैं यहां पर, तुम्हें ज्यादा हो जाएगा। कंट्रास्टिंग क्या थे वो भी देखेंगे हम। ये देखो बच्चों, पहले मैं तुम्हें ये दिखाती हूँ, ये देखो ध्यान से देखना। ये देखो उसने जो लिए, थोड़ा एनसीईआरटी खोल लेना, इसमें उतना क्लियर नहीं नजर आ रहा। एक तो लिया, ये कैरेक्टर है, ये जो देख रहे हो ना इधर कैरेक्टर है, और ये दोनों ट्रेट्स हैं बच्चों, ठीक है? ये कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, ये कैरेक्टर हैं। तो सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट। कितने हो गए कैरेक्टर? टोटल 7 हो गए ना। और इनके फिर आगे डबल कर दो, कितने हो गए? 14 हो गए ना। तो देखो सीड शेप के लिए जो 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जो 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट थे, वो थे राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड। अब वो भी हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ना, एक ये इधर वाली लाइन वाले डोमिनेंट हैं, इधर वाले रिसेसिव हैं। इनका क्या मीनिंग है अब सारा हम क्रॉस के मुताबिक पढ़ेंगे। कि डोमिनेंट का मतलब ये होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि ये अपने आप को अपीयर कर सकते हैं इजीली, मतलब ये जैसे कहते हैं ना कि चैंपियन है, ये अपने आप को शो करेंगे, ये बेचारे सप्रेस्ड रहते हैं, ठीक है? दीज आर, यू कैन से दीज आर द म्यूटेंट फॉर्म्स, राइट? क्लियर, समझ में आ गया? तो ये देखो, अब इसे सीड कलर की बात करें तो येलो, ग्रीन। फ्लावर कलर में वायलेट डोमिनेंट है और वाइट रिसेसिव है, ये भी आपको याद करना है। और पॉड शेप में फुल है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। कॉन्स्ट्रिक्टेड ऐसे होगा, ऐसे होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगी कुछ फलियों में ना, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड सी होती है जहां पे सीड पड़े होंगे। पॉड कलर ग्रीन, येलो। अब आपको एक चीज थोड़ा अजीब लग रही होगी, सीड कलर में येलो डोमिनेंट था और रिसेसिव ग्रीन था, लेकिन पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव है। पॉड और सीड में फर्क पता लगा? पॉड पूरा मटर और सीड उसके अंदर,
समझ गए, होल फ्रूट को पॉड बोल देते हैं, राइट। और फ्लावर पोजीशन देख लो, एक्सियल मतलब एक्सिस में से, जैसे ये लीफ है ना, ये लीफ है, इसके एक्सिस में से फ्लावर निकलेंगे। और एक है टर्मिनल, मतलब टर्मिनल पोजीशन पे होंगे ये, देखो ऊपर ऊपर ये 2-3 फ्लावर है ना, और इसके एक्सिस में से निकल रहे हैं। लीफ की एक्सिस में से निकले तो एक्सियल, एक्सियल वाले डोमिनेंट हैं और टर्मिनल वाले रिसेसिव हैं। ऐसे ही स्टेम हाइट को देखो, स्टेम हाइट में तो क्लियर दिख ही रहा है, स्टेम हाइट में लेंथ कितनी ज़्यादा है और लेंथ बिल्कुल ही ऐसी छोटी सी है, इतनी ज़्यादा लेंथ है और ये छोटी सी लेंथ है, ठीक है। तो ये उसने लिए 14। अब इसको ना तुम, अब ये तो क्या ही ड्रॉ करोगे कॉपी में, तुम क्या करो, इसको ले लो, इसका टेबल बना लेना बच्चों, तुम्हारी एनसीईआरटी का ही है, ये भी मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। इसमें से किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये भी थोड़ा मैं बताऊंगी। देखो इसमें सेम वही बात की, सबसे पहला ही स्टेम हाइट ले लिया इन्होंने। एक तो ये हाइट वाला सिंगल कैरेक्टर है, हाइट से रिलेटेड कितने कैरेक्टर लिए मेंडल ने, स्टेम हाइट से रिलेटेड सिंगल, ठीक है। इसके अलावा एक और क्या आ गया, फ्लावर से रिलेटेड 2 लिए उसने, कलर एंड पोजीशन। फ्लावर से रिलेटेड कितने, 2 लिए। इसके अलावा पॉड से रिलेटेड शेप और कलर, ये भी 2 लिए। फिर सीड से रिलेटेड भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 1, ये 1, ठीक है। तो इसमें देखो सीड शेप, सीड कलर, राइट। और इसके अलावा आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, ये है डोमिनेंट, ये रिसेसिव, डोमिनेंट वायलेट है, वाइट रिसेसिव है, एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है, ये इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रक्टेड, इन्फ्लेटेड मतलब प्लेन सा होगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब ऐसे, देख मैं दोबारा दिखा देती हूँ, ये ऐसे और वो वाला ये कॉन्स्ट्रक्टेड, ठीक है, समझ आ गई। ये और ग्रीन, येलो, राउंड, रिंकल्ड, येलो ग्रीन। तो ये तो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो बच्चों आगे बढ़ेंगे। डन। इसमें से क्या क्या, एक तो यही आएगा क्वेश्चन आपको कि कितने कैरेक्टर्स लिए उसने, 7, कितने ट्रेड्स लिए, कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए, 14, कितने सीड बेस थे, कितने फ्लावर बेस थे, कितने स्टेम बेस थे, स्टेम की हाइट बेस थे, और एक और क्या था, कितने पॉड बेस थे। क्लियर। या ऐसे भी आ सकता है, कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड सीड बेस थे, क्या बोलोगे, कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड सीड बेस थे, 4, समझ आया। कितने कैरेक्टर सीड बेस थे, 2, ये भी ध्यान रखना है। ट्रेट मतलब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की बात कर रहे हैं, कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पॉड बेस थे रिम्मी, 2 तो कैरेक्टर थे, 4 हुए ना। कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट फ्लावर बेस थे हार्दिक, कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स 4, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टेम हाइट बेस्ड कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे तो क्या बोलोगे, 2। कौन कौन से, टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ। हाँ जी बच्चों, कंफर्टेबल है ना, ये वाला तो समझ आ गया। अब हम इसमें देखेंगे कि मेंडल ने अपनी कैसे कैसे की थी टेक्निक्स, उसने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के क्या क्या तरीके किए थे। तो बच्चों इसमें मैं तुम्हें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हाँ इसको इधर करें। चलो, मेंडल ने जिस तरीके से किया, मेंडल का मैं पहले ना तुम्हें बेसिक समझा देती हूँ, थोड़ा सा एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, बट ये अगर करवाऊंगी तो तुम्हें थोड़ा इजी होगा समझने में, इसलिए बता रही हूँ। सिंपल 3 पॉइंट्स हैं। मेंडल कंडक्टेड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, कौन से प्लांट पर किया था एक बार फिर बता दो, नाम बताओ, बोटेनिकल नेम, यस, पाइसम सटाइवा। बच्चों ये 3 स्टेप्स लर्न करने हैं तुमने, बेसिक है, ये समझ लो, फाउंडेशन है। जितने भी पढ़ोगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, उन सबका बेसिक है। फर्स्ट उसने क्या किया, अगर मैं बिल्कुल ही सिंपल भाषा में समझाऊं ना, जो लर्न भी हो जाएगी, देखो ध्यान से फिर समझाऊंगी। सेल्फिंग की उसने पहले। सेल्फिंग का मतलब तो सबको पता है,
सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, मतलब सेम फ्लावर के अंदर। उसके बाद उसने किया, नेक्स्ट स्टेप किया क्रॉसिंग, और थर्ड स्टेप किया अगेन सेल्फिंग। अब तुम सोचोगे ये क्या, ये तो खेल सा ही लग रहा है। अब सुनो ध्यान से, क्या किया, कैसे किया। सेल्फिंग से उसने क्या जनरेट किया, सेल्फिंग से उसने किया प्योर पेरेंट्स जनरेट किया, मतलब प्योर लाइन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। सेल्फिंग से देखो कैसे, इसका क्या मतलब है। जैसे मान लिया हम एक कैरेक्टर उठा के देखते हैं, ठीक है, उसने हाँ एक कैरेक्टर उठा के देख लेते हैं कोई भी। जैसे मान लिया टॉल प्लांट लेते हैं, टॉल प्लांट लेके भी देखा, ड्वार्फ लेके भी देखा। पहले हम टॉल की बात करते हैं। टॉल प्लांट लेके देखे, इसका मतलब एक तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी बच्चों, सेल्फिंग का क्या मतलब है। सपोज ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, इसमें ये फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट, राइट। ये हैं एंथर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, ये तो जानते हो ना तुम। तो उसने क्या किया सेल्फिंग में, ऑब्वियसली यही पॉलन इसी के ऊपर, ये सेल्फिंग ये करके देखा। बिल्कुल उसने बहुत ही डेडिकेशन के साथ ये करके देखा कि एक ही फ्लावर के अंदर जो पॉलिनेशन होती है उससे कैसे प्लांट्स बनते हैं। बार बार करके देखा, तो जो उससे बने, जैसे टॉल प्लांट को की सेल्फ पॉलिनेशन से जो बनते गए, टॉल ही आए हर जनरेशन में, तो उसको उसने कंसीडर किया प्योर लाइन। हर जनरेशन में टॉल 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 टॉल। इसी तरीके से उसने ड्वार्फ लेकर के देखे, ड्वार्फ मतलब शॉर्ट हाइट वाले, शॉर्ट हाइट वालों की भी सेल्फिंग करा के देखी, हर जनरेशन में ड्वार्फ 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 ड्वार्फ। फिर उसने एज पेरेंट इनको कंसिडर किया, मतलब पेरेंट्स की पॉपुलेशन उसने क्रिएट कर ली, टॉल की अलग ड्वार्फ की अलग, टॉल की अलग ड्वार्फ की अलग। ये बात, ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर उसने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग तो समझ में आ गया होगा सबको। क्रॉसिंग को एक और नाम क्या बोल सकते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। ये हमने पढ़ा था बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है जानते हो। हाँ जी, ये देख सकते हो मेंडल ने ये दिखा भी रखा है। ये देखो इसमें ये फ्लावर दिया हुआ है, इसके एंथर उड़ा दिए। ये देखो ये पर्पल फ्लावर लिया हुआ है, मतलब वायलेट फ्लावर, इसके एंथर कट कर दिए, वाइट फ्लावर के एंथर इसके ऊपर डाल दिए, फिर बैग लगा दिया। फिर उसके बाद जो सीड मिले उससे फिर प्लांट उगा के देखे तो कैसे मिलते हैं, फिर उनको स्टडी किया क्या मिलते हैं, वो मैं बताऊंगी। इसमें सारे क्यों दिखाया मैं वायलेट वायलेट, एक भी वाइट नहीं दिखाया हुआ। मतलब उसने क्या किया, टॉल प्लांट लिए, ड्वार्फ लिए, उन ड्वार्फ के सीड उसके ऊपर डाल दिए, ड्वार्फ के सीड नहीं सॉरी पॉलन ग्रेन्स उसके ऊपर डाल दिए टॉल के ऊपर। फिर उसके बाद उससे जो सीड मिले उसको ग्रो किया, सारे टॉल ही मिल गए, सारे टॉल। एक और बात बता दूं मैं इसमें तुम्हें, अगर उसने इसको ड्वार्फ वाले के स्टिग्मा के ऊपर टॉल के पॉलन ग्रेन भी गिराए तब भी ड्वार्फ टॉल मिले, ड्वार्फ मिले ही नहीं। क्यों, ये बातें समझेंगे। टॉल ही मिले ही नहीं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन कराया, और दूसरा इससे जो मतलब मिले ना, इससे बने F1 जनरेशन बोला उनको। F1 मतलब फीलियल, फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोला, प्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हो या अपने आप लिख लो, F1 मीन्स फर्स्ट फीलियल जनरेशन उसने ऐसे बनाई। अब आपको पता है कैसे क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट फील, ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है ये, कंसेप्ट बेस्ड ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन इज द रिजल्ट ऑफ सेल्फिंग और क्रॉसिंग। अब समझ आ गया ना, अब यहां पे क्लियर हो गया ना, इट इज द रिजल्ट ऑफ सेल्फिंग और क्रॉसिंग। क्लियर, इट इज द रिजल्ट ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे भी आ सकता है आपको, ठीक है। अब यहां पे जो क्रॉसिंग है वो डिजायर्ड क्रॉसिंग कराई कि छोड़ दिया एनवायरनमेंट में होता रहा है, बोलो डिजायर्ड कराई कि ऐसे ही छोड़ दिया नेचुरल होने, डिजायर्ड, तभी तो होगा ना, नहीं तो क्या पता टॉल वाले का ही उड़ के गिर जाए उसमें, है ना। तो उसने डिजायर्ड क्रॉसिंग को क्या बोलते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रहे, फर्स्ट फीलियल जनरेशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑलवेज एंड ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन और यू कैन से क्रॉसिंग। ठीक है, अब उसके बाद आओ, फिर उसने इससे जो मिले फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो मिली ना, उसके इंडिविजुअल्स की उसने सेल्फिंग कराई। मतलब थर्ड स्टेप उसका था सेल्फिंग, जिससे क्या हुआ, जिससे मिला, सेल्फिंग का मतलब तो समझ में आ ही गया तुम्हें, सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। दे गिव राइज टू प्रोडक्शन ऑफ, मतलब इसने बनाया F2 जनरेशन। F2 जनरेशन मीन्स सेकेंड फीलियल जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन। हाँ जी बच्चों, तीनों स्टेप क्लियर। फर्स्ट स्टेप उसने पहले प्योर लाइन बनाया, कैसे बनाया, सेल्फिंग से। सेकेंड स्टेप उसने प्योर लाइन मतलब पेरेंट्स की प्योर लाइन क्रिएट की, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप उसने किया क्रॉसिंग यानी कि हाइब्रिडाइजेशन टू ग्रो F1 जनरेशन। फिर उसने F1 जनरेशन की सेल्फिंग की, सेल्फिंग हमेशा F1 की होती है, ठीक है। तो F1 जनरेशन की सेल्फिंग की, जिससे क्या बनाया, F2 जनरेशन। F1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट फीलियल, और F2 को क्या बोलते हैं, सेकेंड फीलियल जनरेशन। ये भी सारे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि मेंडल ने कैसे अपना रिजल्ट निकाला, ये वाली चीज देखेंगे हम। मेंडल ने एट अ टाइम सबसे पहले एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया, ठीक है, एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया। फिर उसे लगा, वो कंफर्टेबल हो गया, रिजल्ट देने के काबिल हो गया, हाँ एक कैरेक्टर में देखते हैं कि कैसे बनते हैं। फिर उसने एट ए टाइम 2 कैरेक्टर भी लिए, वो बाद में देखेंगे। तो फिलहाल हम देखेंगे उसने, मेंडल ने जब एक कैरेक्टर को लिया, उसको बोला, उसको हम बोलते हैं, बुक्स में लिखा हुआ है मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस, राइट, मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहां से शुरू करेंगे, हाँ ठीक है। अब क्योंकि ये तुम जानते हो कि भाई मेंडल के टाइम तो कोई जीन, क्रोमोसोम, डीएनए नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, तो मैं भी यहाँ पे कुछ नहीं, मैं सिर्फ मेंडल के अकॉर्डिंग चलूँगी। ये मान के चलो जो मैं लिख रही हूँ, ये मेंडल ने उस टाइम में जो किया, वो बाद में इसको जीन के साथ जोड़ के करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। हमें थोड़ी पता है जीन है क्या है, कुछ नहीं पता, ठीक है। जैसे मेंडल ने किया था वैसे करेंगे, राइट। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए उसने सबसे पहले एक, मतलब लिख लो, ही फर्स्ट studied one character at a time, the inheritance of one character at a time। यहां पे बच्चों ध्यान दें, 1 कैरेक्टर यानी कि 2 ट्रेड्स की बात होने वाली है, ठीक है। 1 कैरेक्टर मीन्स 2 ट्रेड्स की बात होने वाली है एट अ टाइम। और ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस डीलिंग विद वन इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर एट अ टाइम इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बच्चों ये पूरी डेफिनेशन मैं नहीं लिखने वाली हूँ क्योंकि इस चैप्टर में रिटर्न बहुत है, ठीक है। अगर तुम्हें पूरा बहुत ज़्यादा चाहिए, मेरा दूसरा फोल्डर शेयर कर दूँगी, उसमें बहुत लिखा हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हें फिर भी, मैं वो भी शेयर कर दूँगी, फुल नोट्स हैं उसमें, बट यहाँ मैं ज़्यादा समझाने पे फोकस लगाऊंगी, ठीक है। कंफर्टेबल हो ना इस तरीके से, हाँ जी, पीछे राधिका। चलो, तो उसने ये बातें समझ में आ गई। उसने एक टाइम पे एक किया, सबसे पहले एक किया, ही स्टडीड फर्स्ट द इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, एक तो ये बात। और इस तरह के क्रॉस को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल उसने लिया कैरेक्टर ऑफ हाइट, कैरेक्टर ऑफ हाइट लिया सबसे पहले, ठीक है। उसने, अब पहला स्टेप ध्यान है बच्चों, पहला स्टेप ध्यान है, क्या किया था, प्योर लाइन क्रिएट की थी, है ना। तो प्योर लाइन के लिए उसने 2 ट्रेड्स लिए, ही क्रॉस्ड, 2 लिए बच्चों, कौन कौन से, ही क्रॉस्ड अ प्योर टॉल, प्योर जरूर लिखना है, अभी आगे और इसको भी अच्छे से बताऊंगी। उसकी हाइट थी प्योर टॉल प्लांट की 100 to 120 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड अ प्योर ड्वार्फ
वो बात अलग कि ड्वार्फ हमेशा ही प्योर होता है, क्यों होता है ये भी पता लगेगा तुम्हें। ड्वार्फ हमेशा प्योर होता है, क्यों है क्या है ये भी जानेंगे हम। तो उसने क्या किया, अब देखो कैसे लिखते हैं बच्चों, ये ध्यान रहे। मैं दूसरा कलर थोड़ा सा यूज कर लेती हूँ। चलो, जैसा फॉर्मेट मैं यहाँ बनाऊंगी ना, हमेशा वही बनाना, ऐसे हैबिट डाल लो। अभी बहुत सारे क्रॉस तुमने बनाने हैं, कितने सारे ह्यूमन जेनेटिक्स भी पढ़ोगे तब भी। सबसे पहले अब मैं यहाँ लिख रही हूँ पी मतलब पेरेंट्स, बस मैं बार बार ये बात नहीं लिखूंगी। पी का मतलब अंडरस्टूड है कि पेरेंट्स बोल रही हूँ मैं, ठीक है। पी मतलब पेरेंट्स, और पेरेंट्स उसने क्या लिए यहाँ पर, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ, ठीक है। और इसका मतलब उसने क्या किया था, प्योर ड्वार्फ लिया। हाँ जी बच्चों, क्या क्या लिखूं, या सेल्फिंग लिखूं या क्रॉसिंग लिखूं टू ऑब्टेन F1? क्रॉसिंग, यस यस यस, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग मतलब समझ गए, ये मैं फिर से बना देती हूँ। दो लिए उसने, 2 फ्लावर लिए। क्या बन रहा है ये देखो, मतलब कि ठीक है, मतलब इसके पॉलन ग्रेन इस पे गिराए, जस्ट मैंने वही बनाया जितनी जरूरत है। इट डजेंट मैटर कि इसको मेल लेना है या इसको फीमेल लेना है, किसी उसने रिवर्सिबल भी करके देखा कि एक बार टॉल को, जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ये मेल ले लिया, ये फीमेल ले लिया, फिर इसने उल्टा भी करके देख लिया, ठीक है। मतलब कि ड्वार्फ प्लांट के सिग्मा के ऊपर भी उसने टॉल के पॉलन ग्रेन्स गिरा के देख लिए, और इसका उल्टा भी, मतलब रिवर्सिबल क्रॉस भी बना के देखा, उसको सेम रिजल्ट मिला। उससे कोई फर्क नहीं था कि मेल उसी का होना चाहिए, ड्वार्फ उसी, मेल वाला टॉल ही होना चाहिए, ना, कोई फर्क नहीं था। उसने ये भी बार बार करके देखा, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब क्या किया उसने, हाँ, अब उसे क्या रिजल्ट मिला, जितने भी आगे F1 जो मिले वो सारे के सारे मिले टॉल। टॉल, तो बच्चों इसमें ध्यान रहे, इसको क्या बोलते हैं हम, F1। साइड में लिख लो, चाहे फर्स्ट फीलियल, यहां लिख लो फर्स्ट फीलियल। टॉल मिले, टॉल, ऑल टॉल। ऑल टॉल का मतलब यू कैन से 100% टॉल। अब इसमें कई तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इसी तरीके से आती हैं, ठीक है। 100% टॉल, राइट। फिर उसने क्या किया बच्चों, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगली स्लाइड में बनाती हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप बोलो, 2 स्टेप कर लिए, पहले उसने प्योर पेरेंट्स बनाए, फिर क्रॉसिंग की। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करवाएगा, सेल्फिंग, यस। तो ये टॉल थे ना, जो टॉल थे, ये किसका रिजल्ट क्या थे, ये F1, यस। बस ये स्टेप्स रखने हैं आपने। उसके बाद उसने किए क्या, क्रॉस, सॉरी, सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब यहां पर क्या है, सेम फ्लावर, ठीक है। सेल्फिंग, ठीक है, सेल्फिंग ये कर लो। चलो राइट बच्चों, अब उसको क्या रिजल्ट मिला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब देखें अगर हम F2 में क्या रिजल्ट मिला। F2 में उसको क्या मिला कि 3/4 वर टॉल एंड 1/4 वर ड्वार्फ। अब ये कहानी नहीं समझ में आई उसको एक बार को, ये हुआ क्या। टॉल दिख रहे हैं, ये सारे प्लांट टॉल हैं, ठीक है, लेकिन जब उसने इसकी सेल्फिंग कराई तो कहां से आ गए, ये 1/4 ड्वार्फ भी आ गए और 3/4 टॉल भी आ गए। टॉल तो आ ही गए क्योंकि टॉल है, पेरेंट्स टॉल है तो टॉल तो आ ही गए, ड्वार्फ भी आ गए, है ना। थोड़ी सी अजीब बात, कहां से आए ड्वार्फ, कहां से आए, क्योंकि इसके पेरेंट्स में ड्वार्फ देखा ना, इसके पेरेंट्स में ड्वार्फ के कैरेक्टर्स थे, ड्वार्फ के फैक्टर्स थे, राइट। इसके पेरेंट्स में तो थे ना, अगर पिछली स्लाइड में देखो, ये देखो इसमें है ना, ड्वार्फ के फैक्टर्स तो इसमें पास ऑन हुए होंगे, तभी तो इसके अंदर ड्वार्फ के फैक्टर्स पड़े हुए हैं, जो कि इसमें तो आए नहीं,
इसमें तो आई नहीं F1 में। F2 में पता लगा अरे ये तो प्योर नहीं है। F2 में पता लगा, देखो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। F2 से पता लगा ये अगर ड्वार्फ आता है इसकी सेल्फिंग से तो ये आइडिया लगता अरे ये प्योर नहीं है, ये तो हाइब्रिड है, ये प्योर नहीं है ना। समझ में आ गई। फिर उसके बाद उसने क्या किया, इसमें देखो पहले इसमें इसका मैथ्स लगा लो। इसका मतलब ये हो गए 75% और ये कितने हो गए 25%। ठीक है, क्लियर है। सेकंड फिलियल जनरेशन का पता लग गया तुम्हें? हाँ जी बच्चों, पता लग गया। ये इसमें ये भी लिख लो, ये वाली बात भी लिख लो बच्चों, जरूरी है। मेंडल ऑब्टेन्ड सिमिलर रिजल्ट्स इन अदर 6 कैरेक्टर्स। ये तो 1 कैरेक्टर लिया था, ये मैं लिख देती हूं, चलो। मेंडल मतलब ये उसने एक फॉर्मेट दे दिया अपना बेसिक रिजल्ट का, जो जनरलाइज किया कि F1 में 100% उसको टॉल मिले और F2 में 3/4 टॉल मिले और 1/4 ड्वार्फ मिले, 3/4 विद डोमिनेंट कैरेक्टर मिले और 1/4 विद रिसेसिव कैरेक्टर मिले। बच्चों क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है। एंड ही ऑब्टेन्ड सिमिलर रिजल्ट्स, हाँ, विद अदर 6 कैरेक्टर्स, विद अदर 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये भी लिखना चाहो लिख लेना। रेसिप्रोकल क्रॉस ऑल्सो गेव द सेम रिजल्ट। टॉल फीमेल लिया या मेल लिया कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे सेम रिजल्ट ही मिला। ठीक है, क्लियर है। चलो अब एक बार हम कंक्लूजन भी देख लेते हैं बच्चों, क्या निकाला उसने इससे। कंक्लूजन देखा होगा तुमने। F1 में क्या देखा तुमने, अगर मैं तुम्हें फिर से दिखा दूं। F1 जब बनाया उसने टॉल भी लिए थे, ड्वार्फ भी लिए थे, लेकिन एक ही पेरेंट ने अपने आप को शो किया। तो इन दोनों में से, टॉल और ड्वार्फ में से एक ही अपीयर हुआ, एक ही शो हुआ, दूसरा तो दब गया, शो नहीं हुआ। ठीक है, ड्वार्फ वाला अपने आप को अपीयर नहीं कर पाया। तो हम कंक्लूजन में ये बात नोट कर सकते हैं कि ओनली वन ऑफ द पेरेंट, ओनली वन ऑफ द पेरेंट, पेरेंटल ट्रेट कह सकते हो, पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस्ड इन F1 और F2। बोल आर्यन, इन F1 और F2, बोलो बोलो। यस, F2 इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन। ठीक है, क्लियर है। while in F2 generation both of the traits were expressed। ठीक है, क्लियर है। और किस रेशो में, ये भी मैं लिख देती हूँ एक बार, इसको बोल देते हैं हम, ये बोल सकते हैं ना हम 3:1। ये भी बोल सकते, देखो कितनी तरीके से, 3/4 भी बोल सकते हो, 3:1 भी बोल सकते हो। 75% टॉल थे, 25% ड्वार्फ थे। अगर मैं पूछूं इसी को इस तरीके से, मेंडल ऑब्टेन 200 सीड्स इन F2, what is the probability of tall plants in F2 and what will be the probability of dwarf plants in F2? 150 tall and 50। तो बच्चों ये सिंपल सा था। अभी हम और आगे बढ़ेंगे, लिटिल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर मैं इसमें पूछूं कि उसने जो F1 में उसको कितने टॉल मिले, कितने ड्वार्फ मिले, सारे जितने लिए सारे के सारे कितने में क्या मिले, सारे के सारे टॉल मिले। ठीक है,
तो एक्सप्रेस्ड इन, लिख लो ये क्या बोल रही थी मैं, हाँ हाँ ठीक है याद आ गया, इन द रेशो ऑफ 3:1, 3:1। अब इसमें एक पॉइंट नोटिस किया तुमने, उसने टॉल लिया, ड्वार्फ लिया, उनका क्रॉस बनाया, क्रॉस बनाने के बाद टॉल ही मिले, देखा टॉल ही मिले, कोई इंटरमीडिएट नहीं मिला। क्यों? बिकॉज ऑफ नो एनी ब्लेंडिंग, मतलब जो फैक्टर्स जैसे बताया था ना मेंडल ने, कोई ना कोई फैक्टर पास ऑन हो रहे हैं, दीज फैक्टर्स आर स्टेबल विद नॉन ब्लेंडिंग फीचर, कोई ब्लेंडिंग नहीं। तो ये कोई पॉइंट भी लिख लो, ये मैं बता देती हूँ क्या था मेंडल ने जो नोटिस किया कि द contrasting traits did not show any blending। ठीक है, any blending at F1 or you can say F2, any blending at F1 or F2, right? ठीक है, सो मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया? सो मेंडल प्रपोज्ड something stable, something stable या stably passing down, unchanged। ठीक है, कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई, unchanged from parents to offsprings, from parents to offsprings through the gametes भी लिख सकते हो, factors भी लिख सकते हो, right? He called these as factors। जो भी पास हुआ, मतलब कुछ समथिंग, these things लिख लो, these things, जो समथिंग बोल रहा है ना, these things as factors, right? factors बोला उसने, जिनको हम क्या बोलते हैं आज की डेट में? जीन्स। नाउ वी कॉल these factors as जीन्स। ठीक है, जीन्स को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब पहले मुझे ये